नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, नुंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं एमए फाइनल के विद्यार्थियों को पेपर 8 के शाहजहां की उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि उसकी उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति के क्या उद्देश्य रहे हैं, यानी कि उसने इस सीमा पर क्यों आक्रमण किए। तो सबसे पहले हमें यह पता लगता है कि शाहजहां की उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति का जो उद्देश्य रहा है वो कंधार को पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल करना था, क्योंकि यह प्रदेश कहते हैं कि व्यापारिक और सैनिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसके बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल मानी जा सकती थी। कंधार के मार्ग से भारत के ऊपर आक्रमण करना भी सरल था, इसलिए कंधार भारत का बाह्य द्वार माना जाता था। डॉक्टर बेनी प्रसाद लिखते हैं कि भारत में प्रवेश करने के दो मुख्य द्वारों में से एक कंधार है। कंधार एक ऐसा देश है जिसको भारत या तो अपने आधिपत्य में रखे या वहाँ के शासकों से वह मित्रतापूर्ण संबंध रखे। दूसरी ओर कहते हैं कि कंधार जो है वो ईरान के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि भारत के लिए, क्योंकि यह दोनों देशों की सीमा पर था। तो हमें ये पता लग रहा है कि शाहजहां की उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति जो उसने अपनाई है उसका मेन उद्देश्य यही था कि यह एक सीमा ऐसी थी कि जिसको अपने अधिकार में रखना जरूरी था। तो कंधार पर 1638 ईस्वी में आक्रमण से पूर्व ईरान से शाहजहां के क्या संबंध रहे हैं, इसके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है कि जहांगीर के शासनकाल में 1622 ईस्वी में कंधार को ईरानियों ने ले लिया था और तभी से वह ईरानियों के ही हाथ में था। अली मर्दान खां ईरान की ओर से वहां का हाकिम नियुक्त था। राजकुमार शाहजहां ने कंधार पर सैनिक अभियान करने के जहांगीर के आदेश की अवज्ञा की थी, यानी कि जहांगीर ने शाहजहां को कंधार पर आक्रमण करने का आदेश दिया लेकिन उसने अनसुना कर दिया था। ईरान के महत्वाकांक्षी शाह अब्बास और मुगल सम्राट में कुछ समय तक तनावपूर्ण संबंध भी जारी रहे थे, लेकिन राजकुमार शाहजहां और अब्बास के बीच निजी और अनधिकृत पत्राचार जारी रहा था। यानी कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो शाहजहां है वह अपने पिता जहांगीर के अगेंस्ट में जा रहा है, विरुद्ध जा रहा है। इस तरह से ईरान का शाह राजकुमार शाहजहां की विद्रोही प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता रहा था। जहांगीर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद मुगल साम्राज्य में उपद्रवों के कारण शाह अब्बास ने अपना एक दूत बेहरी बेग को शाहजहां के पास भेजकर यह कहलवाया था कि आवश्यकता पड़ने पर वह उसे अपना सहयोग देने के लिए तैयार है। लेकिन अचानक ही कहते हैं कि शाह अब्बास की मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु हो जाने पर भी कहते हैं उसका जो पुत्र था साम मिर्जा, उसने भी अपना एक दूत मोहम्मद अली बेग को शाहजहां के राज्याभिषेक के अवसर पर बधाई देने के लिए भेजा था। तो दूसरी तरफ जो कहते हैं कि शाहजहां को जब मोहम्मद अली बेग के आगरा पहुंचने से पहले ही शाह अब्बास की मृत्यु का पता चलने पर मृत्यु पर शोक प्रकट करने और नए शाह को बधाई देने के लिए अपने दूत मीर बरका को उसने ईरान भेजा था। दोनों दरबारों में मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहने के बावजूद शाहजहां ने काबुल के सूबेदार को, जो कि नाम था उसका कुलिज खां, उसको कंधार वापसी का मौका हाथ से न जाने देने के लिए आदेश दे दिया था। अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि शाहजहां की कुटिलता हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है और इसी उद्देश्य से उसने शाह की ओर नियुक्त कंधार के सूबेदार से लिखा पढ़ी करने का भी हुक्म दे दिया था। कंधार पर मुगलों का कब्जा सन 1638 ईस्वी। भाग्य ने कहते हैं शाहजहां का साथ दिया। कंधार के गवर्नर जो अली मर्दान खां हैं, उसने ईरान के शाह का बहुत सा धन हड़प लिया था और जब उससे उसकी आय व्यय का हिसाब मांगा गया था तो वह बहुत ही क्रुद्ध हो गया और जब शाह ने अपनी एक सैनिक टुकड़ी अपनी आज्ञा का पालन कराने के लिए अली मर्दान खां के पास भेजी या उसके विरुद्ध भेजी, तब अली मर्दान खान ने क्या किया कि अपने समर्थकों के परामर्श से 20 फरवरी 1638 ईस्वी को कंधार जो है वो मुगलों के सुपुर्द कर दिया। अली मर्दान ने दुर्ग में शाहजहां के नाम का खुतबा भी पढ़ दिया। शाहजहां ने अली मर्दान खां को 6000 का मनसबदार बनाया, कश्मीर का सूबेदार बना दिया। विजय मद में चूर होने के बावजूद शाहजहां ने विवेक
और सतर्कता से काम लेते हुए दुर्ग की सुरक्षा की यथासाध्य पूरी व्यवस्था की। कुलीज खां का मनसब बढ़ाकर उसने 5,000 जात और 5,000 सवार किया और उसे गढ़ का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। सम्राट ने शाहजादा शुजा का मनसब भी बढ़ाया और 12,000 जात और 8,000 सवार कर दिया था और उसे काबुल भेजा। पंजाब के सूबेदार वजीर खां को भी निर्देश दिया कि वह शाही सेना के रसद की पूर्ति करता रहे। तो ईरानियों द्वारा कंधार पुनः जीत लेना सन 1649 ईस्वी। मुगल जो थे वो कंधार के दुर्ग को बहुत अधिक समय तक अपने पास नहीं रख सके थे। ईरानी शाह ने साफ शब्दों में शाहजहां को लिखा था कि किसी भी कीमत पर कंधार का उसके हाथ से जाना उसे मंजूर नहीं है। 1639 ईस्वी में एक ईरानी सेना ने कंधार पर हमला किया था और बिस्त के निकट खांशी पर कब्जा जमाने में वह सफल भी हुई। मई 1642 में शाह सफ़ी की मृत्यु होने पर 11 वर्षीय शाह अब्बास द्वितीय ईरान की गद्दी पर बैठा था। अतः कहते हैं शासन संचालन का भार उसके वजीर सारू तकी के कंधों पर रहा। 1648 ईस्वी तक शाह अब्बास कहते हैं 17 वर्ष का महत्वाकांक्षी युवक हो गया था। उसने कंधार विजय के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी थी। शाहजहां को भी इन तैयारियों का पता चल चुका था। काबुल के सूबेदार ने तुरंत ही कंधार की रक्षा के लिए 5,000 सैनिक और 5 लाख रुपए पहुंचा दिए थे। पहले तो कहते हैं शाह ने कूटनीति और रजामंदी से कंधार पर अधिकार करना चाहा था, किंतु जब इसमें वह विफल हुआ तो उसने आक्रमण करने का ही निश्चय कर लिया था। कहते शाह को जब यह पता चला कि मुगल सम्राट को विश्वास है कि शरद ऋतु में कंधार पर ईरानी आक्रमण नहीं होगा और इसी आधार पर शाहजहां ने अपनी काबुल जो यात्रा थी आगामी बसंत तक के लिए स्थगित कर दी थी। कहते हैं यहीं शाहजहां ने एक बड़ी भूल कर दी थी। तब शाह ने तुरंत आक्रमण का निर्णय लेकर 16 दिसंबर 1648 को कंधार को घेर लिया और साथ ही बिस्त और जमीन दावर पर भी आक्रमण किए। अंत में नगर की रक्षा करने वाली मुगल सेना ने कंधार के अयोग्य मुगल शासक दौलत खां की दुर्बलता के कारण 11 फरवरी 1649 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया था। डर और चिंता के कारण दौलत खां यह समझ ही नहीं पाया कि लोगों को भागने पर भी संरक्षक दल जो था वो यथेष्ट शक्तिशाली था। ईरानी उससे काफ़ी हानि उठा चुके थे, उनके यहाँ रसद का भी अभाव हो गया था। उसकी निर्णय निर्बलता, सैनिक स्थिति समझने की अयोग्यता और इन सभी के ऊपर उसकी कायरता से कंधार जो था मुगल सल्तनत से बाहर निकल गया, यानी कि मुगलों के हाथ से निकल गया और परोक्ष रूप से जमीन दावर भी। कंधार के विरुद्ध कहते हैं 3 असफल मुगल अभियान हुए। कंधार का हाथ से निकल जाना कहते हैं शाहजहां की महत्वाकांक्षा और प्रतिष्ठा पर करारी चोट थी। अतः उसने एक के बाद एक 3 सैनिक अभियान किए, परंतु कहते हैं हर बार उसे असफलता का सामना करना पड़ा। पहला अभियान, शाहजहां ने शहजादा औरंगजेब को प्रधानमंत्री सादुल्ला खां के साथ 14 मई 1649 ईस्वी को कंधार पर अधिकार करने के लिए भेजा था। उन्होंने 16 मई को कंधार पर आक्रमण किया, किंतु कहते हैं ईरानियों की उच्चतर सैनिक तैयारियों और कौशल के सामने यह प्रयास उनका असफल रहा। यद्यपि मुगल सैनिक कंधार का दुर्ग जीतने में असफल रहे थे, किंतु उन्होंने शाहमीर नामक स्थान पर ईरानियों को परास्त कर अपनी वीरता का तो प्रदर्शन कर ही दिया था। मुगलों के पास रसद और युद्ध सामग्री का भी अभाव था। इसके अतिरिक्त शरद ऋतु के आने के कारण युद्ध जारी रखना संभव नहीं था। अतः शाहजहां द्वारा लड़ाई बंद का आदेश पाकर औरंगजेब ने दुर्ग का घेरा उठा लिया और सितंबर 1649 ईस्वी में लाहौर के लिए वह रवाना हो गया था। दूसरे अभियान की अगर हम बात करें तो प्रथम अभियान की कहते हैं असफलता से शाहजहां जो था वो हतोत्साहित नहीं हुआ और उसने 3 वर्षों की व्यापक तैयारी के बाद एक बार फिर औरंगजेब और सादुल्ला खां के अधीन तोपों और अन्य यंत्रों सहित विशाल आक्रमणकारी सेना भेजी थी। वह स्वयं भोजन और युद्ध की सामग्री को भेजने का प्रबंध करने के लिए काबुल में पड़ाव डालकर रहा था।
कहते हैं शाही सेनापतियों ने 2 मई 1652 ईस्वी को कंधार का घेरा डाला। उन्हें आज्ञा दी गई थी कि बिना दरार बनाए दुर्ग पर आक्रमण न करें, लेकिन ईरानियों के श्रेष्ठतर तोपों के सम्मुख उनकी कमजोर गोलाबारी की एक न चली। मुगलों का रसद और बारूद भी कम होता जा रहा था। इसके अतिरिक्त उजबेगों ने गजनी में भी संकट उत्पन्न कर दिया था। मुगलों को भय था कि कहीं ईरानी और उजबेक जो है वो आपस में मिल ना जाएं, और ऐसी स्थिति में मुगलों के 2 पाटों में पिस जाने के भय से शाहजहां ने औरंगजेब को कंधार का घेरा उठा लेने का आदेश दिया था। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी लिखते हैं कि 2.25 महीने के निष्फल प्रयत्नों के बाद एक बार फिर मुगल सेना को निराश होकर कंधार से लौटना पड़ा था। शाहजहां ने क्रुद्ध होकर औरंगजेब को दक्षिण भेज दिया था। अब तीसरे अभियान की बात करें तो दारा ने शाहजहां को यह आश्वासन दिया कि यदि उसे कंधार पर अभियान के लिए भेजा जाए तो वह 7 दिन के अंदर ही कंधार को विजित कर लेगा। इस पर शाहजहां ने अब की बार क्या किया, तीसरे अभियान का नेतृत्व दारा को सौंप दिया। दारा फरवरी 1653 ईस्वी में कंधार के लिए रवाना हुआ और 23 अप्रैल 1653 ईस्वी को उसने कंधार पहुंचकर दुर्ग का घेरा डाल दिया। कहते हैं दारा ने कंधार पहुंचकर जब दुर्ग का घेरा डाला तो उसके आसपास के प्रदेशों को भी उसने जीत लिया था, ताकि कंधार की जो सेना है उसको ईरान से कोई सहायता न मिल सके। मुगल तोपों की भयंकर गोलाबारी से कंधार कहते हैं उसके दुर्ग की दीवारें हिल उठी थी, परंतु फारस की शक्तिशाली तोपों के कारण मुगल जो है दुर्ग में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सके थे। दुर्भाग्यवश कहते हैं कि मुगलों का गोला बारूद भी समाप्त होने लगा था। अतः विवश होकर अक्टूबर 1653 ईस्वी में कंधार का घेरा उठा लिया गया। तो इस तरह से शाहजहां के कंधार के विरुद्ध जो 3 अभियान किए गए वो तीनों ही असफल हो गए। तो इस कंधार अभियान के कुछ परिणाम भी निकले हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य को आर्थिक स्थिति जो उसकी रही है उसका बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा। यानी कि ये जो अभियान है उन्होंने मुगलों की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया था। कहते 3 अभियानों में 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, परंतु कंधार पर मुगलों का फिर भी अधिकार नहीं हो सका था। डॉक्टर वी.ए. स्मिथ लिखते हैं कंधार के 3 अभियानों पर जो धनराशि खर्च हुई थी वह संपूर्ण साम्राज्य की आधी आय से कुछ अधिक थी, और इतनी बड़ी रकम के व्यर्थ में चले जाने के कारण मुगल साम्राज्य की आर्थिक जो स्थिति थी बहुत ही डावाडोल हो गई थी। फारस और भारत के संबंधों में भी कटुता आ गई थी कि, और ये जो कहते हैं फारस और भारत के संबंध में जो कटुता आई है ये तो निश्चित था, ये स्वाभाविक था कि इन दोनों के संबंध कटुतापूर्ण हो गए थे। मुगलों की सैनिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी बहुत अधिक आघात पहुंचा था, यानी कि प्रबल आघात लगा था। शाहजहां की सैनिक दुर्बलता चारों ओर प्रकट हो गई थी। ईरानियों की आक्रामक नीति को प्रोत्साहन मिल गया था कि अपनी सफलता से उत्साहित होकर फारस का जो शाह था वो भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाने लग गया था। इस नीति के परिणाम स्वरूप नादिर शाह ने 18वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली में भारी लूटमार की थी। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी लिखते हैं कि वास्तव में कंधार को जबरदस्ती न तो ईरानी जीत सके थे और न ही मुगल। किला इतना सुरक्षित था कि वह अजेय समझा जाता था। मुगल तोपखाना उसे जीतने के लिए न तो उपयुक्त था और न ही यथेष्ट। वह 5 महीने से अधिक वहाँ मतलब कहते हैं 5 महीने से अधिक ठहरना प्राय असंभव था। नमस्कार, धन्यवाद।